नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीषा दुबे मेरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम जम्मू एंड कश्मीर के 2018 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें कि 120 क्वेश्चन पूछे गए थे। फ्रेंड्स, वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम 60 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। फ्रेंड्स, आज हम नेक्स्ट 60 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। और ये सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके आने वाले हर एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए देरी ना करते हुए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 61 है फ्रेंड्स। मर्मर्स दैट इज ए इजली हर्ड बट नो थ्रिल। ऑप्शन है ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 एंड ग्रेड 5। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ग्रेड 3। ठीक है, क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? मर्मर दैट इज ए इजली हर्ड बट नो थ्रिल। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ग्रेड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। एस्टिन फ्लिंट मर्मर इज पेन सिस्टोलिक, मिड सिस्टोलिक, येलिस डायस्टोलिक एंड द मिड डायस्टोलिक। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, मिड डायस्टोलिक। ठीक है, एस्टिन फ्लिंट मर्मर इज ए मिड डायस्टोलिक। तो चलिए जानते हैं अपन एस्टिन फ्लिंट मर्मर क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। The Astin Flint murmur is a rumbling diastolic murmur based heard at the apex of the heart that is associated with severe aortic regurgitation and is usually heard best in the fifth intercostal space at the mid clavicular line। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके कॉजेज़ के बारे में जानते हैं अपन। एस्टिन फ्लिंट मर्मर किस कारण से होते हैं? द एस्टिन फ्लिंट मर्मर इज ए कॉज्ड बाय द एरोटिक रिगर्जिटेशन jet aborting the left ventricular endocardium resulting in the generation of the low pitched diastolic rumbling। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 63। स्पुटम ऑफ एक्यूट पल्मोनरी इडिमा इज पिंकिश, प्रूलेंट, ग्रीनिश एंड द रस्टी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, पिंकिश। स्पुटम ऑफ द एक्यूट पल्मोनरी इडिमा इज पिंकिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 64। Enlarged left supraclavicular lymph node in abdominal malignancy is option A, Transulent sign, option B, Trozier sign, option C, Gray Turner sign and option D, Cullen sign। So the right answer is option B, Trozier sign। तो चलिए जानते हैं अपन ट्रॉजियर साइन के बारे में, क्या होता है ये। द ट्रॉजियर साइन रिप्रेजेंट एन इनलार्जमेंट ऑफ द लेफ्ट साइडेड सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड। The enlarged supraclavicular lymph node is known as the Virchow node। ट्रॉजियर नोड्स और विर्चॉ नोड भी इसको कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें ग्रे टर्नर साइन किसे कहेंगे? ग्रे टर्नर साइन एज ए अनकॉमन सबक्यूटेनियस मैनिफेस्टेशन ऑफ इंट्रा एब्डोमिनल पैथोलॉजी दैट मैनिफेस्ट एज ए इकाइमोसिस और डिस्कलरेशन ऑफ द फ्लैंक्स। क्लासिकली इट इज़ ए कोरिलेटेड विद द सीवियर एक्यूट necrotizing pancreatitis often in association with Cullen sign। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं अपन Cullen sign के बारे में। ये Cullen sign क्या होता है? Cullen sign is described as a superficial edema with bruising in the subcutaneous fatty tissue around the periumbilical region। This is also known as the periumbilical ecchymosis। It is the most often recognized as a result of hemorrhagic pancreatitis। ठीक है फ्रेंड, तो इसके सभी के बारे में अपन ने थोड़ा थोड़ा नॉलेज ले लिया है। तो इनलार्ज्ड लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड इज एब्डोमिनल मैलिग्नेंसी इज अ ट्रॉजियर साइन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 65। हैनीमन क्लेम्स हिमसेल्फ एज द ओनली पर्सन हु मेड द प्रूविंग ऑफ प्योर पावर ऑफ मेडिसिन इन मेंशन इन ऑर्गन ऑफ मेडिसिन इन एफोरिज्म। ऑप्शन ए, फुट नोट टू एफोरिज्म 142, ऑप्शन बी, फुट नोट टू एफोरिज्म 143, ऑप्शन सी, फुट नोट टू एफोरिज्म 144 एंड ऑप्शन डी, फुट नोट टू एफोरिज्म 145। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, फुट नोट टू एफोरिज्म 145। क्वेश्चन अपन एक बार फिर से रिपीट करते हैं फ्रेंड्स। हैनीमन क्लेम्स हिमसेल्फ एज द ओनली पर्सन हु मेड द प्रूविंग ऑफ प्योर पावर्स ऑफ मेडिसिन इज ए मेंशन इन द ऑर्गन ऑफ मेडिसिन इन एफोरिज्म फुट नोट टू एफोरिज्म 145 में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 66। द टर्म ऑड्यूसप्रे वॉज ए फर्स्ट टाइम यूज बाय हैनीमन इन हिज राइटिंग। ऑप्शन ए, सेकेंड एडिशन ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन,
ऑप्शन बी मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस, ऑप्शन सी what are the poison water remedy, and option D friends of health. So the right answer is option C, what are the poison water remedy. The term Odu spray was the first time used by Hahnemann in his writing in Water Poison Water Remedy. Next question is friend, question number 67. Who guessed that the infusion of senna leaves relieved the colic in adult by the virtue of its analogous action in causing a colic in healthy person? Option A Berthelon, option B Death Reading, option C Thorey, and option D Stithel. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी डेथ रेडिंग। ठीक है, फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं अपन। हु गेस्टेड दैट द इफ्यूजन ऑफ सीना लीव रिलीव द कॉलिकी इन एडल्ट बाय विर्च्यू ऑफ इट्स एनालॉगस एक्शन इन कॉजिंग ए कॉलिक इन हेल्दी पर्सन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। हैनीमन सेड एन इररिस्पॉन्सिबल मर्डरस गेम टू एलोपैथी, एंटीपैथी, आइसोपैथी एंड द मिनरल बाथ। तो किसको कहा था हैनीमन जी ने? ए रिस्पॉन्सिबल मर्डरस गेम। ठीक है, तो किसको कहा था? एलोपैथी ऑफ सिस्टम को कहा था ए रिस्पॉन्सिबल मर्डरस गेम। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 69। द कॉमन नेम ऑफ मर्क डल्कस इज, ऑप्शन ए कैलोमेल, ऑप्शन बी करोसिव सब्लिमेट, ऑप्शन सी साइनाइड ऑफ मरकरी, एंड ऑप्शन डी आयोडाइड ऑफ मरकरी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए कैलोमेल। The common name of Merck dulcus is calomel. Next question है question number 70. The drug platina is a form of plant kingdom, animal kingdom, mineral kingdom और nosode. तो क्या है इसका आंसर? आप लोग को पता ही होगा। तो प्लेटिना क्या है? मिनरल किंगडम के अंतर्गत आता है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 71. Violent colic sensation as if abdomen was drawn as if by a string to the spine is the guiding symptom of tarantula, sorinum, rust ox and the plumbum mat. तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी प्लम्बम मेट में ये सिम्टम हमको देखने को मिलता है। क्या सिम्टम है? वायलेंट कॉलिकी पेन इन एब्डोमन, सेंसेशन एज इफ एब्डोमन वॉल वॉज ए ड्राउन एज इफ बाय ए स्ट्रिंग टू द स्पाइन इज द गाइडिंग सिम्टम ऑफ प्लम्बम मैट। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72. बॉडी हैज़ ए फिल्थी स्मेल इवन आफ्टर द बाथिंग इज द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ ब्रायनिया एल्बा, सोराइनम, सिकुटा विरोसा और इक्यूजिटम। तो ये सिम्टम किस में देखने को मिलेगा हमको? सोराइनम में। फिल्थी स्मेल इवन आफ्टर बाथिंग। ठीक है, आफ्टर बाथिंग के बाद भी हमको फिल्थी स्मेल देखने को मिलेगा सोराइनम के पेशेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 73. टोटल नंबर ऑफ सेक्शन इन BTPB 17, 7, 57 और 37. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 7 सेक्शन हमको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74. BTPB इज ए बेस्ड ऑन विच लॉजिक? डिडक्टिव लॉजिक, इंडक्टिव लॉजिक, ऑल ऑफ देम एंड द नन ऑफ देम। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी इंडक्टिव लॉजिक पे बेस्ड है BTPB। ठीक है, बाकी का भी आप लोग याद रख लीजिएगा। कैंड का है डिडक्टिव लॉजिक पे बेस्ड है ना, और बोनिंगशन का ये BTPB तो इंडक्टिव लॉजिक पे है, और बोगर का भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75. रेमेडीज फॉर चिल्ड्रन स्पेशली फाउंड इन विच सेक्शन ऑफ BTPB? एमुलरेशन, एग्रावेशन, सेंसेशन एंड द स्लीप। तो हमको किस में देखने को मिलेगा? चिल्ड्रंस रेमेडीज़ फॉर द चिल्ड्रंस स्पेशली फाउंड इन द सेक्शन ऑफ BTPB इज द एग्रावेशन में हमको ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 76. ड्यूरिंग ए स्लीप कीप्स आर्म एंड हैंड ओवर हेड इज ए फाउंड इन द विच चैप्टर ऑफ BTPB? स्लीप पोजिशन इन स्लीप, अपर एक्सट्रीमिटीज, लोअर एक्सट्रीमिटीज एंड द सेंसेशन। तो ड्यूरिंग स्लीप कीप्स आर्म एंड हैंड ओवर हेड इज द फाउंड इन द स्लीप पोजीशन इन स्लीप। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। तो ये हमको स्लीप पोजीशन इन स्लीप में BTPB में हमको ये सिम्टम देखने को मिलेगा। ड्यूरिंग स्लीप कीप्स आर्म एंड हेड ओवर द हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77. द पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी ऑफ पेशेंट विथ वेरिसिला इज एस्टिमेटेड टू रेंज
ऑप्शन ए 1 to 2 days before the appearance of rashes and 4 to 5 days thereafter. Option B 5 to 6 days before the appearance of rashes and 1 day thereafter. Option C from the day of appearance of rashes and up to 1 week. And option D 1 day before and after appearance of rashes. So the right answer is option 1. 1 to 2 days before the appearance of rashes and 4 to 5 days thereafter. The period of communicability of the patient with varicella is estimated. ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन 1. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78. अमंग द फॉलोइंग विच इज़ नॉट ए हेल्थ प्रमोशन इंटरवेंशन. ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? हेल्थ एजुकेशन, इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन, ऑप्शन सी डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड ऑप्शन डी न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन. तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी डिसेबिलिटी लिमिटेशन. ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन क्या है? अमंग द फॉलोइंग विच इज़ नॉट ए हेल्थ प्रमोशन इंटरवेंशन. तो डिसेबिलिटी लिमिटेशन इसके अंतर्गत नहीं आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 79. विच इज़ ए मेथड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर MTP? डायलिटेशन एंड सक्शन इवैक्यूएशन. ऑप्शन बी सर्वाइकल सॉफ्टनिंग पीरियड टू डायलिटेशन एंड द सक्शन इवैक्यूएशन. ऑप्शन सी menstrual regulation and option D intraamniotic instillation of the drug. So the right answer is option D intraamniotic instillation of drug. Which is the method of second trimester MTP is the intraamniotic instillation of drug. Next question देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80. Epimenorrhea means a option A menstrual cycle is a reduced to cycle of 2 or 3 weeks. Option B acyclic bleeding. Option C continuous vaginal bleeding and option D none of the above. So the right answer is option A menstrual cycle is a reduced to cycle of 2 or 3 weeks. Epimenorrhea means a menstrual cycle is a reduced to a cycle of 2 or 3 weeks. Next question friend, question number 81. Mother tincture should be stored at 16 degree Fahrenheit or 15.6 degree centigrade. Option B 50 degree Fahrenheit or 14.3 degree centigrade. Option C 70 to 17.3 and option D 10 to 10 degree centigrade. तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए 60 डिग्री फ़ारेनहाइट और 15.6 डिग्री सेंटीग्रेड. मदर टिंचर शुड बी स्टोर एट द 60 डिग्री फ़ारेनहाइट में और सेंटीस में 15.6 डिग्री में स्टोर करके रखना चाहिए. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82. द कॉमनेस्ट इम्प्योरिटी ऑफ शुगर ऑफ मिल्क इज़. ऑप्शन क्या क्या है? स्टार्च है, चाक पाउडर है, टैल्कम पाउडर एंड द सोडा एस. तो क्या है कॉमनेस्ट इम्प्योरिटी ऑफ शुगर ऑफ मिल्क? राइट आंसर इज ऑप्शन ए स्टार्च. ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83. विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द मेडिकल बाउंड्रीज ऑफ द हैसलबैक ट्रायंगल्स? इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, rectus abdominis muscles, inguinal ligament and the pyramidalis. So the right answer is option B rectus abdominis muscles. मीडियल बॉर्डर पूछ रहा है फ्रेंड इसमें. हैसलबैक ट्रायंगल में मीडियल बॉर्डर कौन बनाती है? रेक्टस एब्डोमिनिस मसल्स. तो चलिए अपन थोड़ी जानकारी ले लेते हैं अपन हैसलबैक ट्रायंगल्स के बारे में. क्या होता है ये? हैसलबैक ट्रायंगल ऑल्सो कॉल्ड द इंग्वाइनल ट्रायंगल is the region of the lower anterior abdominal wall or gluon that was first described by Dr. Frank Hasselbalch, a German surgeon, and the anatomist in 1806. It describes a potential area of weakness in the abdominal wall through the which a hernia can protrude. ठीक है फ्रेंड्स. And which hernia protrude in Hasselbalch triangle? Direct inguinal hernia. Direct inguinal hernia occurs through the Hasselbalch triangle formed by the inguinal ligament inferiorly and the inferior epigastric vessel laterally and the rectus abdominis muscles medially. ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया? रेक्टस एब्डोमिनिस मसल मीडियली हमको देखने को मिलेगा. डायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया यहाँ से पास होती है. तो ये डायग्राम में अपन देख सकते हैं फ्रेंड हैसलबैक ट्रायंगल के बारे में, और इसके ट्रायंगल दिखाई दे रहा है हमको और इसमें सारी इसकी बाउंड्रीज दिखाई दे रही है. ठीक है, तो मीडियली हमको क्या दिख रहा है? देखिए रेक्टस एब्डोमिनिस मसल दिखाई दे रहा है. ऊपर की ओर क्या दिखाई दे रहा है हमको? इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी एंड वेन है. इंटरनल इनग्वाइनल रिंग है.
जहाँ से इन्ग्वाइनल कैनाल पास हो रहा है। इन्ग्वाइनल लिगामेंट है, फीमोरल आर्टरी, फीमोरल वेन, फीमोरल रिंग्स। ठीक है, तो ये तीनों हमको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ देखिए इधर स्पर्मेटिड कॉर्ड है, एक्सटर्नल इन्ग्वाइनल रिंग है, जेनाइटो ब्रांच ऑफ जेनाइटो फीमोरल नर्व, इलियो इन्ग्वाइनल नर्व, सभी यहीं से पास होते हैं। ठीक है, तो ये ट्रायंगल यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। तो डायग्राम के थ्रू आप लोग इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो मीडियल बॉर्डर कौन बना रही है? रेक्टस एब्डोमिनिस मसल। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? मीडियल बॉर्डर कौन बना रही है? हैसेलबैक ट्रायंगल में रेक्टस एब्डोमिनिस मसल बना रही है। ठीक है फ्रेंड, तो डायग्राम के थ्रू आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ हम ये भी देख लेते हैं फ्रेंड्स, इन्ग्वाइनल ट्रायंगल की बाउंड्रीज कौन कौन बना रही है। medial border lateral margin of rectus sheath, superior lateral border is the inferior epigastric vessel and inferior border बना रही है inguinal ligament। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस ए इन्वर्जन ऑफ फूड? पेरोनियस लॉन्गस, पेरोनियस ब्रेविस, पेरोनियस टेरेटस एंड ऑप्शन डी टिबियलिस एंटीरियर। तो कौन सी बॉन्ड बनाती है इसमें? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस इन्वर्जन ऑफ फूड कौन सी करती है? तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इन्वर्जन ऑफ फूड के बारे में। क्या होता है ये? इन्वर्जन इज ए मूवमेंट ऑफ द फूड विच कॉज द सोल्स ऑफ फीट टू फेस ए इनवर्ड। एंड इवर्जन क्या है? इवर्जन इज द ऑपोजिट मूवमेंट होता है इन्वर्जन का। इन्वर्जन एंड इवर्जन अकर्स प्राइमरली एट द टेलेकोकैल्केनियो-नेविकुलर जॉइंट। ठीक है फ्रेंड्स, एंड द सबटेलर जॉइंट। चलिए डायग्राम भी देख लेते हैं अपन। डायग्राम के थ्रू आप लोग समझ सकते हैं इन्वर्जन की पोजीशन एंड इवर्जन की पोजीशन। ठीक है, तो इसमें आप लोग को इन्वर्जन ऑफ फुट एंड इवर्जन ऑफ फुट अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ये डायग्राम भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये डायग्राम के थ्रू आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 85, ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट ऑफ नी जॉइंट इज द एक्सटेंडेड टेंडन ऑफ popliteus, semitendinous, semimembranous and the sartorius. So the right answer is option C, semimembranous. Oblique popliteal ligament of the knee joint is the extended tendon of semimembranous. Next question देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86, apex of the sigmoid mesocolon is related to the left gonadal artery, left gonadal vein, left common iliac artery and the left ureter. So the right answer is option D, left ureter. Apex of sigmoid mesocolon is related to the left ureter. Next question देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87, which of the following is commonly chosen for the venipuncture in the upper limb? Option A cephalic vein, option B basilic vein, option C median cubital vein and option D median vein of the forearm. So the right answer is option C, median cubital vein. Which of the following is commonly chosen for the venipuncture in the upper limb is the medial cubital vein. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 88, विच इज़ द क्रॉनिक ऑफ पल्सेटिला? पल्सेटिला का क्रॉनिक क्या है? ऑप्शन क्या दिया है? सैलिशिया, सीपिया, आनिका एंड द क्रोटेलम टिग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सैलिशिया है क्रॉनिक ऑफ पल्सेटिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89, पेनलेस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एब्रोटेनम, पिक्रिक एसिड, स्ट्रामोनियम एंड द रस्टॉक्स। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, स्ट्रामोनियम। पेनलेस इज द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ स्ट्रामोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 90, विच इज द ड्रग फॉर द कंप्लेंट्स दैट आर कंटिन्यूली रिलैप्सिंग? ऑप्शन ए सल्फर, मैककार्ब, फ्लोरिक एसिड एंड द कार्बोवेज। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए सल्फर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91, मेंसेस एट रेगुलर टाइम इज द गाइडिंग फीचर ऑफ ब्रायोनिया, लैकेसिस, पायरोजिनम एंड द सैंगोनेरिया। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, लैकेसिस। मेंसेस एट रेगुलर टाइम इज द गाइडिंग फीचर ऑफ लैकेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 92, वॉल फुट इज द कॉमन नेम ऑफ लोबेलिया इन्फ्लेटा, लिलियम टिग्रिनम, लाइकोपोडियम एंड द लीडम पाल। So the right answer is option C, Lycopodium. Wall foot is the common name of Lycopodium. Next question friend, question number 93. Great dryness of the mouth is the characteristic symptom of Nux moschata, nitric acid, meningitis and the coca. So the right answer is option A, Nux moschata.
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 94. फैटी एसिड कंटेंट इज ए मैक्सिमम इन कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, corn oil and the groundnut oil. So the right answer is option A, coconut oil. Fatty acid content is a maximum in coconut oil. Next question देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95. Pellagra is a not characteristic by decubitus, diarrhea, dementia and the dermatitis. So the right answer is option A, decubitus. Next question है friend, question number 96. Finger nose test is used to assess the power, tone, coordination and the vision. So the right answer is option C, coordination. Finger nose test is used to assess the coordination. Next question देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 97. रामसे हंट सिंड्रोम अफेक्ट विच cranial nerve? 12th cranial nerve, 9th, 7th और 3rd. So the right answer is option C, 7th cranial nerve को अफेक्ट करती है. तो चलिए अपन जानते हैं रामसे हंट सिंड्रोम क्या होता है. रामसे हंट सिंड्रोम अकर्स व्हेन ए सिंगल आउटब्रेक अफेक्ट द फेशियल नर्व नियर वन ऑफ योर ईयर्स इन एडिशन टू द पेनफुल सिंगल्स रैसेस. रामसे हंट सिंड्रोम कैन कॉज ए फेशियल पैरालिसिस एंड द हियरिंग लॉस इन द अफेक्टेड ईयर. ठीक है, तो इस डायग्राम के थ्रू अपन समझ सकते हैं फ्रेंड इसमें क्या क्या सिम्टम हमको देखने को मिलेंगे. लॉस ऑफ फोरहेड टेंशन, ड्रॉपिंग आईलिड्स, इनएबिलिटी टू क्लोज आई, लॉस ऑफ नेजोलेबियल फोल्ड एंड द ड्रॉपिंग ऑफ माउथ एंड द लॉस ऑफ चीक टेंशन. ठीक है फ्रेंड, तो ये सारे सिम्टम हमको रामसे हंट सिंड्रोम में देखने को मिलेंगे. और किस नर्व के अफेक्ट होने से प्रॉब्लम देखने को मिलती है? 7th क्रेनियल नर्व के अफेक्ट होने से ये प्रॉब्लम हमको देखने को मिलती है. चलिए आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 98. इन सब एक्यूट कंबाइंड डिजनरेशन ऑफ कॉर्ड विच इज नॉट ट्रू. ऑप्शन ए प्लांटर रिस्पॉन्स इज एक्सटेंसर, ऑप्शन बी वाइब्रेशन सेंस इज ए लॉस्ट, ऑप्शन सी जर्क आर नॉर्मल एंड ऑप्शन डी स्पासिसिटी अकर्स. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, जर्क आर नॉर्मल. इन सब एक्यूट कंबाइंड डिजनरेशन ऑफ कॉर्ड विच इज़ नॉट ट्रू पूछा गया फ्रेंड इसमें. तो जर का नॉर्मल, ये नॉर्मल नहीं हो सकता है. ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 99. फ्लीटिंग जॉइंट पेन अकर्स इन रोमैटिक फीवर एंड इन गोनोकोकल आर्थराइटिस, गाउट, जॉइंट सेप्सिस एंड द polymyositis. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, गोनोकोकल आर्थराइटिस. ठीक है फ्रेंड्स, जॉइंट Fleeting joint pain occurs in rheumatic fever is the gonococcal arthritis. This question is friend, question number 100. Introduction to organon of medicine was first appeared in 4th edition, 3rd edition, 2nd edition or the 1st edition. So the right answer is option D, 1st edition में appear हुआ था organon of medicine. Next question देखते हैं. Question है friend, question number 101. New Mongrel sect mentioned by Hahnemann his organon of medicine in ऑप्शन ए फुटनोट टू एफोरिज्म 246, ऑप्शन बी फुटनोट टू एफोरिज्म 245, ऑप्शन सी फुटनोट टू एफोरिज्म 148 एंड ऑप्शन डी नन. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, फुटनोट टू एफोरिज्म 246. ठीक है, द न्यू मॉर्गल सेक्ट मेंशन बाय हैनीमन इज ऑर्गन ऑफ मेडिसिन इन footnote to aphorism 246. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 102. अकॉर्डिंग टू aphorism 247 of organon of medicine, the best selected homeopathy medicine may be repeated with the best, often with incredible result at an interval of 14, 10, 8 and fill in the blanks days. ठीक है, 7 days, 6 days, 5 days और the 4 days. So the right answer is option A, 7 days. ठीक है, क्वेश्चन एक बार अपन फिर से रिपीट करते हैं. अकॉर्डिंग टू एफोरिज्म 247 ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, द बेस्ट सिलेक्टेड होम्योपैथी मेडिसिन में बी रिपीटेड विद द बेस्ट, ऑफन विद इनक्रेडिबल रिजल्ट एट एन इंटरवल ऑफ 14, 10, 8 एंड 7 days. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 103. हैनीमन स्टार्टेड ए होम्योपैथी प्रैक्टिस इन 1796, 1806, 1805 and the 1810. So the right answer is option C, 1805. Hahnemann has started homeopathy practice in 1805. Next question है friend, question number 104. Hahnemann was appointed as a medical officer of health of town of
Hastad, Lippic, Paris, and the Gorman. So the right answer is option D, Gorman. Hahnemann was appointed as the medical officer of health of town of Gorman. ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, क्रिप्टोएमेनोरिया मीन्स ए एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, irregular menstrual bleeding, no shedding of endometrium, and option D, absence of menstruation due to obstruction in genital tract. So the right answer is option D, absence of menstruation due to obstruction in genital tract. क्रिप्टोमेनोरिया मीन्स से, ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। चलिए, क्रिप्टोएमेनोरिया क्या है फ्रेंड्स? इट इज़ ए condition where the menstruation occurs but is not visible due to any obstruction to the outflow tract. Especially the endometrium is shed, but a congenital obstruction such as vaginal septum or part of the hymen retain the menstrual flow. ठीक है फ्रेंड, तो इसमें अपन डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये हमको डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है। यदि कंडीशन हो गया हो, हीमेटोमा हो गया हो, हीमेटोकॉल्पस हो, हाइमन हो, ऑब्स्ट्रक्शन हो जिसमें कि ऑब्स्ट्रक्टिंग मेम्ब्रेन हो, ठीक है, तो ये सारे कॉजेज़ हैं इसके, हीमेटोसेल्पिंग्स हैं, तो ये सारे रीज़न हमको डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं। चलिए इसके बारे में और देखते हैं। मेंस्ट्रुएशन अकर्स बट देयर इज़ ऑब्स्ट्रक्शन टू द आउटफ्लो ऑफ द ब्लड, कॉजेज इज़ द कंजेनाइटल इम्परफोरेटेड हाइमन की वजह से हो सकता है, या एक्वायर्ड वजाइनल एट्रीजिया एंड सर्वाइकल स्टेनोसिस की वजह से हमको क्रिप्टोएमेनोरिया की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 106, विच इज़ द सिम्टम ऑफ मोबाइल रेट्रोवर्टेड यूट्रस? ऑप्शन ए बैक एक, डिस्पैरोनिया, इनफर्टिलिटी एंड ऑल ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे सिम्टम हमको मोबाइल रेट्रोवर्टेड यूट्रस में देखने को मिलेंगे। बैक एक है, डिस्पैरोनिया है एंड इनफर्टिलिटी, ये सारे सिम्टम हमको इसमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 107, rigidity sensation is found in which chapter of BTPB? Sensation, skin, aggravation and the amelioration. So the right answer is option A, sensation. Rigidity sensation is found in BTPB in sensation में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 108, इन BTPB हेमोराइड्स इज फाउंड इन विच चैप्टर? एनस में, स्टूल में, रेक्टम में या पेरिनियम में? किस में देखने को मिलेगा हमको? ये स्टूल में देखने को मिलेगा। हेमोराइड्स BTPB में स्टूल में मिलेगा हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 109, इन BTPB इंग्वाइनल रिंग्स इज फाउंड इन द चैप्टर ऑफ पेरिनियम, एक्सटर्नल एब्डोमेन, इंटरनल एब्डोमेन एंड द एब्डोमेन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इंटरनल एब्डोमेन में। इंग्वाइनल रिंग इज फाउंड इन द चैप्टर इंटरनल एब्डोमेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110, द लास्ट सेक्शन ऑफ BTPB, कफ एंड एक्सपेक्टोरेशन, चेस्ट एंड बैक, एब्डोमेन एंड द रिलेशनशिप ऑफ रेमेडी। तो लास्ट सेक्शन क्या है BTPB का? ऑप्शन डी, रिलेशनशिप ऑफ रेमेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 111, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट द सोर्स ऑफ BTPB? रिपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक, रिपर्टरी ऑफ नॉन एंटीसोरिक, एलेन्स की नोट एंड द रिलेटिव किनशिप ऑफ होम्योपैथी ड्रग्स। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एलेन्स की नोट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट द सोर्स ऑफ BTPB? ठीक है फ्रेंड, तो ये नॉट पूछा इसमें, तो इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो एलेन्स की नोट इसके सोर्स नहीं हैं, बाकी सभी हैं रिपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक, रिपर्टरी ऑफ नॉन एंटीसोरिक रेमेडीज एंड द रिलेटिव किनशिप ऑफ होम्योपैथी ड्रग्स। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 112, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच ड्रग इज ए नॉट देयर इन BTPB? एकोनाइट, एंगस्टेरा and the belladonna and the sulfur. So the right answer is option B, angostura. ठीक है, right answer is option B. Next question है friend, question number 113, the condition winging of scapula can occur due to the involvement of radial nerve, median nerve, axillary nerve and the long thoracic nerve. So the right answer is option D, long thoracic nerve. The condition winging of scapula can occur due to the involvement of long thoracic nerve. तो चलिए अपन साथ में जान लेते हैं अपन विंगिंग ऑफ स्कैपुला के बारे में, क्या होता है ये। द मोस्ट कॉमन एटियोलॉजी ऑफ विंग्ड स्कैपुला इज यूजुअली ड्यू टू डैमेज और इम्पेयर्ड इंटरवेंशन टू द सेरेटस एंटीरियर मसल। द नर्व दैट इंटरवेट द मसल इज द लॉन्ग थोरेसिक नर्व।
Sometimes this nerve can be damaged or impaired, leading to malfunction of the serratus anterior muscle. ठीक है, तो ये डायग्राम के थ्रू अपन समझ सकते हैं। इसमें विंगिंग ऑफ स्कैपुला हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें और भी सिम्टम देखते हैं अपन क्या है इसमें विंगिंग ऑफ स्कैपुला में। विंगिंग ऑफ द स्कैपुला इज ड्यू टू द लॉस ऑफ द नॉर्मल स्कैपुलर स्टेबिलिटी दैट मेक द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला मूव मीडियली और लैटरली। Medially scapular winging is seen in serratus anterior muscle weakness and the long thoracic nerve dysfunction, and while the lateral scapular winging is seen in the trapezius muscle weakness and the spinal accessory nerve dysfunction। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 114। द शोल्डर ज्वाइंट इज द वीकेस्ट in above, in below, in front and in behind. So the right answer is option B, below. The shoulder joint is the weakest in below. Next question देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 115। Clumping paralysis is due to the injury of upper trunk of the brachial plexus, medial trunk of the brachial plexus, lower trunk of the brachial plexus and the ulnar nerve. So the right answer is option C, lower trunk of brachial plexus। चलिए तो इसके बारे में थोड़ा सा अपन जान लेते हैं। क्लम्पिकी पैरालिसिस इज ए रेयर टाइप ऑफ बर्थ इंजुरीज टू द नर्व अराउंड ए न्यूबॉर्न शोल्डर known as the brachial plexus. Most type of brachial plexus injuries affect the shoulder and upper arm. Klumpke paralysis affect the movement of the lower arm and hands. ठीक है, तो ये डायग्राम के थ्रू अपन देख सकते हैं। क्लम्पिकी पैरालिसिस, वेस्टिंग ऑफ फोर आर्म्स एंड मसल्स एंड द क्लो हैंड। चलिए इसके बारे में आज थोड़ा सा और भी जानते हैं। इट इज़ ए वैरायटी ऑफ पार्शियल पाल्सी ऑफ लोअर रूट्स ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस, रिजल्ट फ्रॉम ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजुरी इन द विच C8 and T1 nerves are injured, affected principally the intrinsic muscles of the hand and the flexor of the wrists and fingers. The classic representation of Klumpke palsy is the claw hand, where the forearm is supinated and the wrist and fingers are hyperextended with flexion at interpharyngeal and the metatarsopharyngeal joint। ठीक है, इसके मैनिफेस्टेशन देखते हैं क्या क्या है। हाइपर एक्सटेंशन ऑफ मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट बाय द अनअपोज्ड एक्सटेंसर डिजिटोरम, फ्लेक्सर एट इंटरफेरेंजियल जॉइंट बाय द अनअपोज्ड फ्लेक्सर डिजिटोरम, सुपरफिशियलिस एंड प्रोफंडस। दिस डिफॉर्मिटी इज नोन एज द क्लॉ हैंड भी कहते हैं इसे। सेंसरी लॉस अलोंग द मीडियल साइड ऑफ द फोरआर्म। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लिए अपन। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 116। सिंपैथेटिक फाइबर्स इंटरवेटिंग द लंग्स आर ब्रोंकियोडायलेटर, सिक्रेटोमोटर, वासोडायलेटर एंड द ब्रोंकियोकंस्ट्रिक्शन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ब्रोंकियोडायलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 117। ए चेंजेस इन वर्टिकल डायमीटर ऑफ द thoracic cages is brought about by the pump handle movement of the sternum, piston movement of the diaphragm, bucket handle movement of the ribs and the both A and B. So the right answer is option B, piston movement of diaphragm. A changes in the vertical diameter of the thoracic cages is brought about by the piston movement of the diaphragm. Next question है friend, question number 118. Pharmacophobia is the morbid dread of poison, food, medicine or alcohol. So the right answer is option C, medicine. Pharmacophobia is the morbid dread of medicine. Next question देखते हैं, question number 119. Pharmacopedia deals with the teaching of pharmacy and pharmacodynamics. Option B, self-drugging. Option C, abnormal tendency of taking a drugs and the route of administration of drug. So the right answer is option A, teaching of pharmacy and pharmacodynamics. Pharmacopedics deal with the teaching of pharmacy and pharmacodynamics. Next and last question है friend इस वीडियो का। Vertigo is found in the BTPB is the chapter of internal head, external head, mind and intellect and the aggravation. So the right answer is option C, माइंड एंड इंटेलेक्ट। वर्टिगो कहाँ देखने को मिलेगा हमको BTPB में? माइंड एंड इंटेलेक्ट में। तो वीडियो में यहीं पर एंड करती हूँ फ्रेंड्स। होप करती हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे।
और आप यदि मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें फ्रेंड्स, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो के बारे में आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।